नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 13 दिसंबर 2021। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन आज है, वो देखेंगे। फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट यूएई विजिट किया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर मिस यूनिवर्स 2021 अनाउंस हुआ है, इंडिया का हरनास संधू, इसके बारे में देखेंगे। फिर न्यू कैलेडोनिया वोट्स टू स्टे इन फ्रांस। देखिए, न्यू कैलेडोनिया एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, बेसिकली एक फ्रेंच टेरिटरी है। तो उसके अंदर एक रेफरेंडम हुआ था कि ये फ्रांस के साथ रहना है या नहीं रहना है, तो वो रेफरेंडम के बारे में देखेंगे। फिर फाइनली स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज़ है, मार्क्स वर्स्टैपेन फॉर्मूला 1 चैंपियन डिक्लेयर हुआ है, तो वो न्यूज़ भी हम डिटेली डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर टू ओपन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर टुडे। 400 मीटर लॉन्ग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन वाराणसी का इनॉग्रेशन आज है। अब तक इनॉग्रेशन हो भी चुका होगा। इनॉग्रेट कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वैसे वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ये बात आपको पता होगा। अब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकेशन देखते हैं। ये आपको रिवर गंगा दिख रहा है। रिवर गंगा के वेस्टर्न साइड में 400 मीटर दूरी पर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल में जितने पिलग्रिम्स आते हैं उन्हें होली रिवर गंगा में स्नान करने के लिए इस तरह घूम के जाना पड़ता था, वो भी भीड़ वाले इलाके से। इसलिए 400 मीटर का एक कॉरिडोर बनाया, तो इसलिए पिलग्रिम्स जो है आराम से आ जा सकते हैं। तो ये कॉरिडोर बनाने के लिए काफ़ी सारे बिल्डिंग्स, शॉप्स वगैरह रीलोकेट करना पड़ा था। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है दोस्तों 800 करोड़ रुपीस। काम शुरू हुआ था मार्च 8, 2019 में, और गवर्नमेंट का प्लान ये था उत्तर प्रदेश असेंबली पोल जो 2022 में होने वाला है उससे पहले काम खत्म कर ले, पर पूरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसका फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये टेम्पल प्रीमिसेस पहले 3000 स्क्वायर फीट का था, अब इसे एक्सपांड किया गया टोटल 5 लाख स्क्वायर फीट तक। अब देखिए दोस्तों, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये बात आपको पता है, इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल है काशी विश्वनाथ टेम्पल। लोकेटेड कहाँ पे? वाराणसी में विश्वनाथ गैली पर। ठीक है, वेस्टर्न बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा में ये स्थित है। एंड दिस इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास। देखिए, इंडिया में जो 12 ज्योतिर्लिंगास है लॉर्ड शिवा का, उसमें से एक है काशी विश्वनाथ टेम्पल में। ठीक है, और वाराणसी सिटी को एंशिएंट टाइम्स में काशी बोलते थे, इसलिए इस टेम्पल का नाम काशी विश्वनाथ टेम्पल है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। आप थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करते हैं। देखिए, इस टेम्पल को कई मुस्लिम रूलर्स ने डिमोलिश किया था। लास्ट टाइम इन्हें डिमोलिश किया था मुगल एम्परर औरंगजेब ने, और उस एरिया में ज्ञानवापी मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया करके हिस्ट्री है। वैसे ज्ञानवापी मॉस्क डिमोलिश करना चाहिए करके एक पिटीशन फाइल हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये न्यूज़ हमने एक अलग सा वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, तो द करंट स्ट्रक्चर वाज बिल्ट ऑन एन एडजेसेंट साइट। अब जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये बिल्ड किया था मराठा रूलर अहिल्या बाई होलकर ऑफ इंदौर, वो भी 1780 में। ठीक है, एंड 1983 से टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और शिवरात्रि के दिन हर साल काशी नरेश किंग ऑफ काशी चीफ ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट भी रहता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है पेपर 3 जनरल स्टडीज टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है इंडिया हरना संधू क्राउन मिस यूनिवर्स 2021। देखिए, 21 साल के बाद मिस इंडिया यूनिवर्स को मिस यूनिवर्स टाइटल मिला है, हरना संधू फ्रॉम चंडीगढ़। सबसे पहले ये मिस यूनिवर्स कंपटीशन के बारे में। दिस इज एन एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट दैट इज रन बाय यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है, ये कोई गवर्नमेंटल कंपटीशन नहीं है, कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्योरली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को चलाते हैं। वैसे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच पेजेंट शो इन द वर्ल्ड विद एन एस्टिमेटेड ऑडियंस ऑफ ओवर 500 मिलियन व्यूअर्स। देखिए, व्यूवरशिप वगैरह बहुत है, पर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, वैसे देखिए दोस्तों, दुनिया में 4 मेजर इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है जिसे बिग 4 इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स बोलते हैं। मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स, ऐसे। तो ये चारों ब्यूटी पेजेंट के लिए जितने भी कंट्रीज है वो अपने अपने कंटेस्टेंट्स भेजते हैं, और सारे कंट्रीज नेशनल लेवल में एक कंपटीशन कंडक्ट कराते हैं जिसमें से वो टॉप कैंडिडेट को इन 4 कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होता है, आपको पता ही होगा।
ये मिस इंडिया कॉन्टेस्ट भी एक प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करते हैं। अभी के लिए फेमिना है, इसलिए फेमिना मिस इंडिया बोलते हैं, है कि नहीं। एंड प्रेजेंट फेमिना मिस इंडिया कौन है? मानसा वाराणसी, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए ये जो मिस इंडिया विनर है, जो मिस इंडिया, उन्हें कौन से ब्यूटी पेजेंट के लिए भेजेगा? एज कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑब्वियस सी बात है, मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के लिए भेजेगा। अब और एक कॉम्पिटिशन होता है मिस दिवा करके। मिस दिवा में जो टाइटल होल्डर है उन्हें मिस यूनिवर्स के लिए भेजते हैं। क्लियर? पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके क्राइटेरियाज वगैरह अलग होते हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा भी होता था जो टॉप पोजीशन में आता है, मतलब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जो टॉप पोजीशन में आता है उन्हें सीधा मिस यूनिवर्स के लिए भेजती थी, जो सेकंड आती थी उन्हें मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के लिए भेजते थे। तो इस तरह अलग अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, उनका अपने हिसाब से वो जो भी है। तो फिर भी एक एलिजिबल कैंडिडेट को हर साल ये चारों ब्यूटी पेजेंट शो के लिए इंडिया भी भेजते हैं, ठीक है। तो इस बार इंडिया ने जो मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन के लिए भेजा था हरनाथ संधू, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल जीता है, ठीक है। इससे पहले 2 इंडियंस को मिस यूनिवर्स टाइटल मिला है, सुष्मिता सेन इन 1994 एंड लारा दत्ता इन 2000। इस बार जो एडिशन हुआ था वो 70th एडिशन था और कंडक्ट हुआ था इजराइल में, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स 2020 कौन थी? एंड्रिया मेसा ऑफ मेक्सिको, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए ये जो मिस यूनिवर्स 2021 कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रनरअप आया है पैराग्वे का नदिया फेरेरा, सेकंड रनरअप है साउथ अफ्रीका ललेला मजवाने, ठीक है। तो ये है। वैसे हर्षित सर ने सुबह एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, उसमें भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 3-4 मिनट का वीडियो है। जनरल स्टडीज पेपर 1 जनरल अवेयरनेस में ये न्यूज़ आपको काम आ सकते हैं। अगला न्यूज़ है इजरायली पीएम ऑन हिस्टोरिक विजिट टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ऑलरेडी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंच चुका है एंड ही बिकम द फर्स्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर टू ऑफिशियली विजिट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप देखिए, आप सबको पता है लास्ट ईयर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुआ था थ्रू अब्राहम अकॉर्ड्स। अब अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में आपको मालूम ही होगा ना, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। देखिए दोस्तों, वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में आपको मालूम ही होगा। वेस्ट एशिया में मैक्सिमम जो है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है या फिर आप अरब कंट्रीज बोल सकते हो। उसमें एक एग्जम्पशन है, कौन? इजराइल। इसराइल एक जूविश मेजोरिटी कंट्री है और इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आपको पता होगा। आप देखिए दोस्तों, इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में अगर प्रॉब्लम होगा, फाइट्स होगा, तो बाकी जो अरब कंट्रीज है वो किसको सपोर्ट करेगा? ऑब्वियस ही बात है, वो पैलेस्तीन को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि पैलेस्तीन जो है एक अरब डोमिनेटेड रीजन है, इसराइल को थोड़ी सपोर्ट करेगा। पर देखिए, इसराइल टेक्नोलॉजिकली मिलिट्रीली बहुत एडवांस्ड है, इसलिए इसराइल अभी भी ऐसे कंट्री उधर सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। ये सब के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता के जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, इसराइल एंड अमेरिका के बीच में रिलेशंस जो है अच्छा है। अब अमेरिका ये नहीं चाहते कि इसराइल एकदम आइसोलेट हो, तो अमेरिका ने एक डील ब्रोकर किया जिसे इसराइल जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके रखे, ठीक है। अब इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तब अब्राहम अकॉर्ड्स ब्रोकर किया था, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इसराइल के बीच में फुल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। आप देखिए, इससे पहले 2 अरब कंट्रीज इसराइल के साथ ऑलरेडी डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किया था काफ़ी पहले, 1994 से पहले, जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया। इतना क्लियर है? आप देखिए, जैसे यूएई इसराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किया, तब वो 3rd मेजोरिटी अरब नेशन बन गया था। मतलब इजिप्ट एंड जॉर्डन के बाद 3rd मेजोरिटी अरब नेशन बन गया, जो इसराइल के साथ क्या फुल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किया। इसके बाद बहरीन, मोरक्को जैसे कंट्रीज भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किया था। इन सारे डील्स को ब्रोकर किया था डोनाल्ड ट्रंप, जो तब के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए कि आपने, जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा वो पहले का वीडियोस नहीं देखा होगा, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप देखिए, आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आएगा। आप इस वीडियो में मैं पूरा एकदम डिटेली बता नहीं सकता, ठीक है। और क्या है, अब ये पूरा डील नेगोशिएट किया था इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इनका और भी कुछ प्लान्स था। इनका प्लान ये था, इस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ मेजर अरब कंट्रीज के साथ बनाने से वो ईरान के अगेंस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट कर सकता है। अब ईरान के बारे में आपको पता है, वो ऐसा एक कंट्री है जो मैक्सिमम अरब कंट्रीज के साथ दुश्मनी में है। एक तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, तो ये सब की वजह से मैक्सिमम अरब कंट्रीज और ईरान के बीच में जो रिलेशंस है वो अच्छा नहीं है।
हाँ, ऐसे कुछ कंट्रीज है जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, वो अलग बात है। तो इसराइल का प्लान ये भी था कि ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने से एक यूनाइटेड फ्रंट बना सकते हैं ईरान के अगेंस्ट। ऊपर से इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, यूएसए और ईरान के बीच में जो रिलेशंस है, यूएसए ऑलरेडी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है। तो यूएसए भी ये चाहता है उधर अगर एक यूनाइटेड फ्रंट बन जाए ईरान के अगेंस्ट, तो यूएसए के लिए फायदा है कि नहीं। तो ये सारे इश्यूज है बेसिकली बैकग्राउंड में। तो देखिए, द अब्राहम अकॉर्ड्स वे स्ट्रांगली कंडेम्ड बाय द Palestinians because they broke with decades of Arab League consensus against recognizing Israel। आप देखिए दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड जैसे साइन हुआ था, पैलेस्तीन को अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि पैलेस्तीन को सपोर्ट करने वाला अरब कंट्रीज अब इसराइल के साथ मिल रहा है, तो पैलेस्तीन को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये सारी बात है। फिर While Bennett is the first Israel Prime Minister to visit UAE, his foreign minister Yair Lapid, देखिए ऐसा नहीं कि ये पहली बार इसराइल से कोई रिप्रेजेंटेटिव यूएई में जा रहा है, इससे पहले भी जो बेनेट का फॉरेन मिनिस्टर है यार लापिड, इन्होंने भी विजिट किया था लास्ट जून में, ठीक है। और अबू धाबी में एक एम्बेसी भी खोला था, ठीक है, एंड एक कॉन्सुलेट खोला था दुबई में। वेल द यूएई एस्टैब्लिश्ड एन एम्बेसी इन तेल अवीव, ठीक है। तो यूएई एंड इसराइल ने एक्सचेंज किया है बेसिकली एम्बेसीज वगैरह, मतलब यूएई ने तेल अवीव में एक एम्बेसी खोल दिया और इसराइल ने अबू धाबी में, दुबई में अपना कॉन्सुलेट्स भी खोला है। तो इस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ रहा है। अगला न्यूज़ है, न्यू कैलिडोनिया चूजेस टू स्टे विथ फ्रांस। सबसे पहले न्यू कैलिडोनिया का मैप आप देख लीजिए। पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में आपको दिख रहा है एक आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स, दैट इज न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है कॉलोनियल टाइम से ही। 19th सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्टे का एक नेफ्यू ने न्यू कैलिडोनिया को कॉलोनाइज किया था। अभी के हिसाब से करीब 2,70,000 लोग न्यू कैलिडोनिया में रह रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, फ्रांस का एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस भी न्यू कैलिडोनिया में स्थित है, तो फ्रांस के लिए एक मिलिट्री एडवांटेज भी देता है न्यू कैलिडोनिया। पर अब प्रॉब्लम क्या हुआ है दोस्तों? प्रॉब्लम यह हुआ है कि न्यू कैलिडोनिया का लोगों में मैक्सिमम ये नहीं चाहता है फ्रांस की टेरिटरी बने रहे, वो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है। तो ये डिमांड को देखते हुए फ्रांस ने उधर एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया। रेफरेंडम का रिजल्ट ये आया, 96% लोगों ने ये बोला हमें फ्रांस के साथ ही रहना है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, हुआ क्या ना, ये रेफरेंडम में टोटल पॉपुलेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब ओनली 44% ऑफ द पॉपुलेशन इस रेफरेंडम में पार्टिसिपेट किया, और ये 44% का 96% बोला कि हमें फ्रांस के साथ रहना है। मतलब जो सेपरेटिस्ट है, जो ये कहते हैं कि हमें फ्रांस के साथ नहीं रहना है, उन्होंने ये रेफरेंडम अटेंड ही नहीं किया। तो ऑब्वियसली बात है, जो बाकी के लोग हैं जो ऑलरेडी ये चाहते हैं कि फ्रांस के साथ ही रहना है, उनके बीच में अगर रेफरेंडम अगर आप कंडक्ट कराओगे तो ऑब्वियसली बात है वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया है। तो ये 56% लोगों ने ये रेफरेंडम अटेंड नहीं किया था। इससे पहले लास्ट ईयर एक इंडिपेंडेंस रेफरेंडम हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री रहना है या नहीं रहना है करके, तब मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तब रिजल्ट ये आया था कि 46.7% लोगों ने ये बोला कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री रहना है, फ्रांस के साथ नहीं रहना है करके। पर अब जब और एक रेफरेंडम हुआ तब मैक्सिमम लोग क्या किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वैसे रेफरेंडम वाज मॉनिटर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर रीजनल पावर्स आल्सो, ठीक है। काफ़ी डिमांड है न्यू कैलिडोनिया के लोगों के बीच में से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, Sunday's vote was the third and last in a decade-long process aimed at settling tensions between native Canucks। देखिए, ये पहला रेफरेंडम नहीं था, ये तीसरा रेफरेंडम था, ठीक है। 2-3 रेफरेंडम होता है बेसिकली। तो उधर के जो नेटिव है, जिनको कनक्स बोलते हैं, दे आर सीकिंग इंडिपेंडेंस एंड दोज हु वांट द टेरिटरी टू रिमेन पार्ट ऑफ द फ्रांस, ठीक है। बेसिकली देखिए, एक है उधर के नेटिव लोग, वो है कनक्स, वो ये चाहता है इंडिपेंडेंट कंट्री रहने के लिए। बाकी जितने लोग हैं वो हो सकता है फ्रेंच ही होंगे, वो ये चाहता है वो फ्रांस के साथ ही रहना है, ठीक है। वही बात है, जब ब्रिटिश इंडिया में जब ब्रिटिशर्स भी थे, उनके फैमिली भी थे, वो तो यही चाहेगा ना ब्रिटिश ऐसे डोमिनियन ऑफ क्यों नहीं रहना है करके। पर जो नेटिव इंडियंस है वो क्या चाहेंगे, वो यही चाहेंगे ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री रहने के लिए। आप कैलिडोनिया का प्रॉब्लम यह है, कैलिडोनिया में काफ़ी लोग ऐसा है जो फ्रेंच है, तो फ्रेंच लोग हैं जो वो तो वही चाहेंगे फ्रांस के साथ ही रहना है। पर उधर के जो नेटिव्स है वो ऑब्वियसली वही चाह रहा है कि ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री रहना है, ठीक है। तो अब जो स्टेट है, बेसिकली अथॉरिटी है, सेपरेटिस्ट है एंड जो नॉन सेपरेटिस्ट है, तीनों को 18 महीने का टाइम दिया हुआ है नेगोशिएट करने के लिए, आपस में नेगोशिएट करने के लिए कि ये टेरिटरी का न्यू स्टेटस क्या रहना है करके, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी।
आप देखिए वैसे देखा जाएगा तो फ्रांस इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस को एकदम स्टर्न बनाना चाहता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सबमरीन डील भी साइन किया था, पर आपको पता है जैसे ये ऑकस फॉर्मेशन हुआ था ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस का, तब ये सबमरीन डील ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल भी किया था। तो फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था ये, क्योंकि यूएस और यूके ने खेल के ये सबमरीन डील चोरी कर लिया फ्रांस से। ठीक है, तो फ्रांस ऑलरेडी टेंशन में है, वो ये पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। एक तो उनका सबमरीन वाला डील ऑस्ट्रेलिया से निकल गया हाथों से, और ये न्यू कैलेडोनिया में भी इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर न्यू कैलेडोनिया भी उनके हाथ से चला जाएगा तो उनके लिए ये जो पैसिफिक रीजन में कोई प्रेजेंस ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये सारी बातें बताया गया है। फिर यूएन एंड पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का डेलीगेशंस था ये रेफरेंडम में, एंड न्यू कैलेडोनिया इज अमंग द 17 फॉर्मर कॉलोनीज वर्ल्ड वाइड दैट यूएन स्टिल कैटेगराइजेस एज नॉन सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने ऐसे 17 फॉर्मर कॉलोनीज को कैटेगराइज किया हुआ है एज नॉन सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, तो इसमें से एक है ये न्यू कैलेडोनिया भी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, मैक्स वर्स्टैपन विंस फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। सबसे पहले फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में देखिए। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था ना, जिसमें अलग अलग मैचेस हुए थे, वैसे फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलग अलग मैचेस हुआ था। मैचेस मतलब इधर ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, बेसिकली फॉर्मूला 1 रेस। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स हुआ था इस साल। जैसे बहरीन हो गया, मिलिया हो गया, पोर्चुगीज हो गया, स्पेनिश, मोनाको, अजरबैजान, फ्रेंच, स्टाइरियन, ऑस्ट्रियन, ब्रिटिश, हंगेरियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह टोटल 22 ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। अब ये अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स में अलग अलग विनर्स थे, है कि नहीं, पर मैक्सिमम में विनर निकल के आया था या तो लुईस हैमिल्टन या तो मैक्स वर्स्टैपन। तो ये दोनों के बीच में एक्चुअली कॉम्पिटिशन चल रहा था। ठीक है, अब ये फाइनल अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स चला था कल। इसमें जो विनर निकलता वही फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाला था। ठीक है, तो फाइनल राउंड तक, बेसिकली फाइनल लैप तक लुईस हैमिल्टन लीड कर रहा था ये पूरे रेस को, पर फाइनल लैप में मैक्स वर्स्टैपन ने लुईस हैमिल्टन को ओवरटेक किया। वो वीडियो आज का वायरल वीडियो है, आप बस सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मेरा कहने का मतलब है, अब फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप मिला है किसको? मैक्स वर्स्टैपन को। ठीक है, देखिए द 2021 FIA Formula 1 World Championship was a motor racing championship for Formula 1 cars which was the 72nd running of the Formula 1 World Championship। ठीक है, तो ये 72nd था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, राइट। तो देखिए ये जो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज किया है फेडरेशन इंटरनेशनल डे इल ऑटोमोबाइल, FIA जिसे बोलते हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट का गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, द हाईएस्ट क्लास ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर ओपन व्हील रेसिंग कार्स। ठीक है, तो इसमें लिखा है, मैंने जो बोला, चैंपियनशिप वाज कंटेस्टेड ओवर 22 ग्रैंड प्रिक्स विच वाज हेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जितने ग्रैंड प्रिक्स है उन सब में से विनर्स को पॉइंट दे दे के फाइनली अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। सारे पॉइंट्स क्यूमुलेटिवली काउंट करने के बाद लुईस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपन के बीच में कॉम्पिटिशन था, उसमें मैक्स वर्स्टैपन जीत गया, राइट। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ था। आजकल यूपीएससी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए मैंने ये कवर किया। जनरल स्टडीज पेपर 1 स्पोर्ट्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।